स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर, ठीक है। तो नए आर्टिकल के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको डिनोट किया जाता है y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट जो है वो अगर हम x के आजू बाजू लगा दें तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये ऑपरेट कैसे करता है, जैसे डेफिनेशन क्या है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। तो ऑपरेट कैसे करता है, देखो जैसे मैंने x के जगह मान लो 5.3 पुट कर दिया सपोज, तो बॉक्स ऑफ 5.3 क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। ये क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो अगर मैं नंबर लाइन यहाँ पे बना लूँ, ठीक है, 5, 6, 7 और ये 4, ठीक है, यहाँ 3, वो क्या बोल रहा है कि 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। तो 5.3 का यहाँ लाया करेगा, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अच्छा, तो लेस इंटीजर चाहिए, तो 5.3 से लेस इंटीजर कौन से हैं, 5 है, 4 है, 3 है। लेकिन उनमें जो ग्रेटेस्ट है, ये 3, 4, 5 जितने भी इंटीजर हैं, इनमें ग्रेटेस्ट क्या है, 5 है ना। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आ जाएगा, है ना। वैसे ही अगर तुम इसको नेगेटिव नंबर्स के लिए देखो, मान लो मैंने x के जगह -1.7 लिया सपोज, तो नंबर लाइन अब ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ -1, यहाँ -2, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, यहाँ 1, ये -2, ठीक है, ये -3 और ये जाता जा रहा है। -1.7 कहीं यहाँ लाया करेगा, ठीक है। अब तुम देखो -1.7 से छोटे इंटीजर्स देखो, क्योंकि लेस दैन बोला है ना, छोटे इंटीजर्स कौन से हैं, -2 है, -3 है, ठीक है। -2, -3, -4, -5 ऐसा जाता जाएगा। ये सारे इंटीजर लेस देन 1.7 है, इनमें हमें ग्रेटेस्ट पिक करना है। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, -2, तो -1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेट ऐसे करता है, ऐसे तुम समझ सकते हो। अब हम इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्राफ बताने से पहले अगर x इंटीजर हुआ तो जैसे x मान लो 5 के बराबर होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, या कोई भी इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी इंटीजर इज एन इंटीजर, ठीक है, सेम वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अब ग्राफ देख लेते हैं इसका, ठीक है। ठीक है, तो केस बनाना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंट, ठीक है। तो पहला मैं इंटरवल ले रहा हूँ x जब 0 से 1 के बीच में, ठीक है। 1 पे यहाँ पे मैं क्लोज लगा देता, ओपन लगा देता हूँ, उसका रीज़न समझ आ जाएगा क्यों, ठीक है। तो मैंने ये इंटरवल लिया, तो इस इंटरवल में बॉक्स x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा ना, क्योंकि देखो 0 से 1 इंटरवल है, ठीक है। तुम यहाँ से ले रहे हो x यहाँ तक, तो कोई भी तुम x अगर लोगे तो उससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 0 होगा ना, और 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसमें। जो जितने भी छोटे इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे तुम्हारे x से, उनमें ग्रेटेस्ट 0 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो जब जब x 0 से 1 के बीच में लाया करेगा, तब तब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 आएगा। तो 0 का यहाँ पे लाया करता है 0, ठीक है, और ये 1, ठीक है। जब जब x 0 से 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 है, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ना, यहाँ पे हॉलो आएगा, ठीक है। सॉलिड सर्कल नहीं आएगा, वो हॉलो आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 0 नहीं होता, वो 1 होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब मैं एक और इंटरवल ले लेता हूँ, ठीक है। x जब 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा, 1 आएगा ना, क्योंकि 1 से 2 के बीच में तुम कोई भी इंटीजर उठाओ, कोई भी, उससे जो छोटे इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे उनमें सबसे बड़ा 1 होगा, ठीक है। तो जब जब x 1 से 2 के बीच में है, 2 का यहाँ है, 1 से 2 के बीच में जब जब x लाया करेगा, तब तक आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 2 मान लिया, कहीं यहाँ पे है, तो 1 पे वैल्यू 1 आ रही है। कब तक आता जाएगा 1, जब तक वो 2 तक ना चला जाए। 2 पे अगेन एक हॉलो सर्कल आएगा, ठीक है। ये ग्राफ हो गया।
अब तुम नया इंटरवल ले लो, ठीक है। अब तुम 2 से 3 ले लो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा इस केस में, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 कहीं यहाँ लाए कर रहा होगा और 2 यहाँ पे मान लिया मैंने। तो 2 से 3 के बीच में आउटपुट 2 आ रहा है, तो 2 पे आउटपुट 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड कब तक आएगा, जब तक वो 3 तक ना चला जाए, ठीक है। 3 पे ऑफ कोर्स हॉलो आएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब तो सिंपल है, अब तुम अगर 3 से 4 के बीच में बनाना चाहो तो तुम ऐसा बना सकते हो, ठीक है। और ये 3, ठीक है। ऐसा ग्राफ ये बन जाएगा। अब आप नेगेटिव नंबर के लिए भी आप देख लो एक बार, ठीक है। नेगेटिव नंबर के लिए -1, यहाँ -2, यहाँ -3, ठीक है। -1 -2 -3, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर के लिए हम देख लेते हैं, ठीक है। मैंने इंटरवल माना x बिलोंग टू कहाँ से कहाँ तक का ले लूँ, -1 से 0 तक, ठीक है। तो इसमें तुम देखो -1 कहीं यहाँ होगा, 0 कहीं यहाँ होगा। तुम यहाँ पे कोई भी इंटीजर लो, यहाँ पे मान लो ये कुछ ले लिया तुमने इंटीजर -1 से 0 के बीच में, तो इसका GIF क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है उससे छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, -1 -2 -3 ऐसे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा क्या है, -1। तो जब जब x -1 से 0 के बीच में होगा तब तब अपना ये कितना आउटपुट देगा, कितना -1 आउटपुट देगा तब, है ना। तो -1 से 0 के बीच में आउटपुट क्या आया, 1 आया, -1 आया, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे सॉलिड और ये। अब देखो जैसे ये बिहेव कर रहा है वैसे ही अब तुम ऐसे भी यहाँ भी बना सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे हॉलो, यहाँ पे सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे हॉलो, यहाँ पे सॉलिड, ठीक है। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, इसलिए इसको यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। और खैर इतना भी समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्यों क्लोज लगाया और यहाँ पे क्यों ओपन लगाया है, क्योंकि अगर मैं दोनों जगह क्लोज लगा दिया होता तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता, लेकिन 3 का 2 नहीं होता, 3 का 3 हो जाता, है ना। तो क्योंकि इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूनिफॉर्म है, इसलिए मैंने ये इंटरवल लिया है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। पता ही है तो कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर x इंटीजर है तो वो वही रिटर्न करके देता है, ठीक है। अब b को देखते हैं, ठीक है। b क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस a बराबर होता है इसके, है ना, इफ a इज एन इंटीजर। अच्छा इसको समझते हैं कैसे। मैंने x को मान लिया, x को मैं मान लेता हूँ i प्लस एफ, ठीक है। i प्लस एफ क्या है, i इज द इंटीग्रल पार्ट एंड f इज द फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। दुनिया में कोई भी रियल नंबर हो उसको आप दो चीज़ों में ब्रेक करके लिख सकते हो, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। इसी इंटीग्रल पार्ट को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में ये है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, जो f वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, ठीक है। ये फिक्स है, ठीक है। आप कोई भी रियल नंबर ले लो, जैसे रियल नंबर मैंने ले लिया 5.3, तो इसको हमेशा आप ऐसे लिख सकते हो 5 + 0.3, फिर दिस इज GIF और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ठीक है। -1.7 को अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 जो कि इसका GIF है, ठीक है, प्लस 0.3 ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रहे, ठीक है।
ठीक है। पॉजिटिव नंबर के केस में होता है जो डेसिमल के बाद है वही फ्रैक्शनल पार्ट हो जाए, लेकिन नेगेटिव नंबर में ऐसा नहीं होता, उसमें आपको 1 में से घटाना पड़ेगा डेसिमल के बाद का वैल्यू, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि किसी भी रियल नंबर को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, x के जगह मैं i प्लस एफ लिख रहा हूँ और प्लस a, ये चीज़ है। अब इसको मैं लिखता हूँ i प्लस ए प्लस एफ। अब तुम देखो i प्लस एक इंटीजर है, उसको मैं नाम दे देता हूँ i1 प्लस एफ। तो इसका GIF क्या आ जाएगा, i1 आ जाएगा ना सीधा। i1 क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो i1 कहीं यहाँ लाया कर रहा होगा, i1 प्लस 1 कहीं यहाँ लाया कर रहा होगा। अब क्योंकि i1 प्लस एफ कर रहे हो और f क्या है, f 0 से 1 के बीच में है, तो i1 प्लस एफ कहीं यहीं पे लाया करेगा बीच में, i1 प्लस 1 और i1 के बीच में। और अगर मान लो यहाँ लाया कर गया बीच में कहीं पे, तो उसका GIF क्या होगा, उसका इमीडिएट जो लेफ्ट में इंटीजर है ना वो, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट मोस्ट इंटीजर क्या है, i1 है, तो इसका GIF i1 आ गया। अच्छा, अब i1 को आप क्या लिख सकते हो, i1 को आप ये माने थे ना i प्लस ए, है ना। अच्छा, i क्या है असली में, i इज GIF ऑफ x, है ना, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, है ना। अच्छा, तो हमने ये कवर कर लिया, ये भी कवर हो गया उसी में, ठीक है, कि किसी भी रियल नंबर को हम उसके GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ठीक है, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है ना, ये होता है 0 x अगर इंटीजर हो, और ये होता है -1 अगर x नॉन इंटीजर हो, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे। अच्छा, x अगर इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, x मान लो कुछ इंटीजर है i, तो बॉक्स x क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, और माइनस बॉक्स x क्या हो जाएगा, माइनस i हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो आपको 0 मिल जाएगा। तो इंटीजर के लिए तो समझ आ गया, ठीक है। आप देखते हैं जब ये इंटीजर नहीं हो, ठीक है, तो मैं मान लिया इंटीजर नहीं है, तो x कुछ तो होगा, कोई रियल क्वांटिटी तो होगा। मैंने मान लिया वो रियल क्वांटिटी इस इंटरवल में है सच दैट n एक इंटीजर है। दुनिया में कोई भी रियल नंबर हो, वो कोई दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में ही लाया करेगा ना, कोई भी हो, है ना। जैसे 5.3 में मान लिया, तो 5 और 6 के बीच में है ना, मैंने -1.7 मान लिया, तो -2 और -1 के बीच में है ना। तो कोई भी रियल नंबर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में तो लाया करता ही है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, n होगा, है ना। अच्छा, अब -x किसके बीच में लाया करेगा, -n -1 से -n के बीच में, ठीक है। -n कहीं यहाँ है, -n -1 कहीं यहाँ है, और बीच में कहीं पे आपका -x एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका जब GIF लोगे तो इसके इमीडिएट नेबरहुड में कौन सा इंटीजर है, -n -1 में लेफ्ट साइड देखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -n -1 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो -n -1, ठीक है। इसको अगर मैं 1 बोल दूँ, इसको अगर मैं 2 बोल दूँ, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये प्रूफ हो गया इसके लिए, ठीक है। तो हमने ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, ठीक है। इतना नोट करो। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं f प्रॉपर्टी पे, ठीक है। क्या बोल रहा है वो कि x प्लस वाई ये होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो मैंने इसमें मान लिया फिर से वही चीज़, x कुछ भी होगा वो दो इंटीजर के बीच में होगा, है ना। अब या तो प्योर एक इंटीजर होगा या वो दो इंटीजर के बीच में होगा। तो इक्वलिटी मैंने इसलिए ली है कि वो केस भी कवर हो जाए जब x इंटीजर हो, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहाँ से क्या आ गया, n आ गया। अच्छा, अब मैं y को मानता हूँ
m+1 और ये m के बीच में कहीं होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या आ गया आपका, m आ गया। अच्छा, x+y, ठीक है, अगर ये जो दो इनइक्वालिटी है इसको अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आएगा, m+n, ठीक है, x+y और ये m+n+2, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब देखो यहाँ पे m+n कोई इंटीजर है और m+n+2 एक इंटीजर है, इसके बीच में एक इंटीजर लाया करेगा m+n+1। अब x+y ना कहीं भी लाया कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। तो अब तुम देखो x+y कहीं भी लाया कर सकता है, तो यहाँ भी, यहाँ से लेके जो मैं ये हेजिंग कर रहा हूँ यहाँ पे कहीं भी लाया कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड ले लो, ठीक है, और यहाँ पे हॉलो, तो इसमें अब केस बनेंगे। मान लो x+y अगर इस रेंज में लाया कर गया तो केस 1 कि अगर इस रेंज में लाया कर गया तो बॉक्स ऑफ x+y आपके पास क्या आ जाएगा, m+n आ जाएगा। और केस 2 में जब x+y यहाँ लाया कर गया तो बॉक्स ऑफ x+y उस केस में कितना आपके पास आ जाएगा, m+n+1। अब केस 1 से मैं क्या कह सकता हूँ, केस 1 से मैं कह सकता हूँ कि ये ऐसा लिखा है, m+n को मैं लिख देता हूँ बॉक्स x प्लस बॉक्स y, ठीक है, यहाँ पे ये हमने बताया ना ये चीज़। और केस 2 से मैं लिख सकता हूँ बॉक्स x प्लस वाई इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस बॉक्स y प्लस 1। तो प्रूफ हो गया ना, बॉक्स x प्लस वाई या तो इसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, क्योंकि मैं +1 कर रहा हूँ तो बड़ा हो गया ना ये, तो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी, ठीक है, बॉक्स फंक्शन की, ठीक है, इतना नोट करो, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे आ जाते हैं। ग्राफ हमने देखा था अभी, ठीक है, तो अभी क्या करो, एक काम करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा रुको, यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड सर्कल्स है यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, कि एक लाइन खींच देता हूँ जो है सॉलिड सर्कल से पास हो रहा है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये लाइन मैंने खींच दिया। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये पॉइंट है 0,0 और ये पॉइंट क्या है 1,1, तो ये y इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब मैं एक और लाइन खींचता हूँ जो है हॉलो सर्कल से पास हो रहा हूँ, ठीक है, ये इसका क्या इक्वेशन होगा, y इज इक्वल टू x माइनस 1 होगा, है ना, क्योंकि देखो इंटरसेप्ट, ये जो लेंथ है इंटरसेप्ट का, ठीक है, ये इक्वल है, ठीक है, तो तुम लिख सकते हो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, डॉटेड लाइन मैंने एक ड्रॉ कर दी वर्टिकल, ठीक है, x इज इक्वल टू x1। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ इसमें से, ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, बॉक्स ऑफ x1 होगा, है ना, बॉक्स ऑफ x1 होगा यहाँ पे, ये जो है बॉक्स ऑफ x1 जो है वो किससे छोटा है, इससे छोटा है, x1 से छोटा है, लेकिन किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, ठीक है, x1 माइनस 1 से बड़ा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये चीज़ कि बॉक्स ऑफ x ऑलवेज लाई बिटवीन x माइनस 1 एंड x, ठीक है। तो ये काम का रिजल्ट है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। अच्छा, मैंने इक्वालिटी यहाँ क्यों लगाई है, इक्वालिटी मैंने इसलिए यहाँ लगाई है क्योंकि कल को तुम ऐसा भी तो लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा देखो यहाँ से जो यहाँ से पास हो रहा हो, तो इस केस में तो ये हमेशा बॉक्स x जो है वो x के बराबर आ जाएगा ना, इसीलिए x जब जब इंटीजर होगा तब आप इक्वालिटी लगाएं, ठीक है। हालांकि वो कभी हॉलो को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे हॉलो है ना, इसीलिए। तो ये आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है, कि बॉक्स ऑफ x जो है x माइनस 1 से x के बीच में लाया करता है। अच्छा, हम यहाँ से एक और चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इस इनइक्वालिटी से हम क्या कह सकते हैं कि x जो है 1 प्लस बॉक्स x
से छोटा है, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x जो है वो बॉक्स x से बराबर है या बड़ा है। तो मैं फाइनली इन दोनों को क्लब करके क्या बोल सकता हूँ कि x जो होता है वो 1 प्लस बॉक्स x है तो छोटा होता है, लेकिन बॉक्स x से बड़ा होता है या बराबर। तो ये भी आप समझ सकते हैं इसको, तो ग्राफ से आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है कि जैसे मैंने क्या बोला था कि कोई भी रियल नंबर है x, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना i प्लस एफ, वेयर दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज इंटीग्रल पार्ट। तो अगर x में से मैं उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दूं तो फ्रैक्शनल पार्ट ही बन जाएगा ना। तो वही यहाँ पे लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इस रियल नंबर में से इसका GIF घटा दो तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर तो हम देखते हैं इसको, अब इसका भी ग्राफ भी देखेंगे। ठीक है, अब तुम देखो बॉक्स x का जो बिहेवियर था वो हमेशा इंटीजर्स पे चेंज हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सेम इंटरवल ही लेना है। फ्रैक्शनल पार्ट के केस में जो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिया था ना, वही इंटरवल आप लीजिए। ठीक है, तो y क्या है, x माइनस बॉक्स x है। ठीक है, अब अगर x मान लो 0 से 1 के बीच में रह गया तो बॉक्स x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 0। अगर x जो है 1 से 2 के बीच में रहा तो बॉक्स x आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और y आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 1। यही इन्होंने बेसिकली लिखा है। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो 0 से स्टार्ट करते हैं हम, 0 पे सॉलिड सर्कल आएगा। ठीक है, और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है ना, 1 मैं मान लेता हूँ कहीं यहाँ है। ठीक है, तो 0 से 1 में जब तुम देख रहे हो तो x ड्रॉ करना है तुमको, तो ये लाइन x ड्रॉ कर दी मैंने, y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ 1 से 2 में देखता हूँ। ठीक है, 1 से 2 में, तो 1 से 2 में क्या ग्राफ बन रहा है, x माइनस 1। तो x माइनस 1 लाइन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, 2 से 3 में देख लो तो x माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लिया, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट भी पढ़ लिया एक तरह से, x में से घटाना ही तो है ना। अब तुम नेगेटिव नंबर्स के लिए भी देख सकते हो, सेम सिमिलर ग्राफ बनेगा, -1। ठीक है, यहाँ पे ये सॉलिड, यहाँ पे है हॉलो, -2। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड। तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने वहाँ पे आपको क्या बताया था कि ये कुछ बताया था ना मैंने, ये -1 होता है जब x इंटीजर ना हो। तो इसको आप मैनिपुलेट करते हैं हम। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। इंटीग्रल पार्ट कैसे आता है, अगर तुम किसी रियल नंबर से उसका फ्रैक्शनल पार्ट हटा दो तो इंटीग्रल पार्ट बचेगा ना। तो इसको मैंने ऐसा लिख लिया, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ -1 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। ठीक है, इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया रिजल्ट, 1 आ गया। ठीक है, तो आप याद रखिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज नॉन इंटीजर। और यही चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कब, व्हेन x इज एनी इंटीजर, है ना। क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होता है ना। 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 2 को तुम कैसे लिख सकते हो, 2 प्लस 0, 2 का GIF 2 है ना, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। ठीक है, तो इंटीजर के केस में दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए इस दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन भी कोई खास फंक्शन नहीं है। ठीक है,
सिग्नम फंक्शन होता है, उसको ऐसे डिनोट किया जाता है एस जी एन ऑफ एक्स, ठीक है। और जब x पॉजिटिव हो, जब सिग्नम के अंदर का इनपुट पॉजिटिव हो तब वो 1 रिटर्न करता है, अगर 0 हो तो वो 0 रिटर्न करता है, और जब नेगेटिव हो तो -1 रिटर्न करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x, ठीक है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ सकते हो कि जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड x पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा तो x अपॉन x 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर x नेगेटिव हुआ तो मॉड x माइनस x के साथ खुलेगा तो -x अपॉन x -1 हो गया। अच्छा, सिग्नम ऑफ √x² + 4 क्या होगा? 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। सिग्नम ऑफ x-2 इंटू x-1 क्या होगा? ठीक है, देखते हैं। ये पैराबोला है ना, एक ऐसा ग्राफ पैराबोला का बनेगा, ठीक है। तो जब x 1 या 2 हो तब सिग्नम के अंदर का इनपुट क्या हो गया? 0 हो गया। तो सिग्नम ऑफ, इसको अगर मैं y बोल दूं, सिग्नम ऑफ y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर x 1 से 2 के बीच में कहीं हो गया, ठीक है, 1 से 2 के बीच में देखो यहाँ पे, तो जो इनपुट है वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, y एक्सिस के नीचे आ रहा है ना ये पोर्शन, तो सिग्नम ऑफ y कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव हो गई ना इस केस में। और अगर ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया तो सिग्नम ऑफ y क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख लो, नोट कर लो इतना, ठीक है। फिर कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल वो क्या बोल रहा है कि सिग्नम ऑफ x² + ax + 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन फॉर एवरी x इन R, फाइंड a, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन है तो या तो ये पूरा पॉजिटिव रहा होगा, या ये नेगेटिव रहा होगा, या ये 0 रहा होगा, है ना। क्योंकि ये दोनों चीज़ नहीं हो सकता, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x के लिए ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है, मान लो x1 से x2 के लिए इस इंटरवल में ये चीज़ पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल में सिग्नम कितना आ जाएगा? y1 आ जाएगा ना। और इसके बाहर के इंटरवल में -∞ से x1 यूनियन x2 से इन्फिनिटी, मान लो इस इंटरवल में नेगेटिव हो गया तो y -1 हो जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता नहीं है। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रही है ना। कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जो थ्रू आउट पूरी नंबर लाइन पे सेम वैल्यू थ्रो करे, ठीक है। तो ये तो ऐसा कर नहीं रहा है, ठीक है। तो या तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। 0 ये हमेशा हो नहीं सकता, क्योंकि पैराबोला है ना, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप देखो, माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, लेकिन ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए नेगेटिव हो जाएगा, और उस केस में ये -1 रिटर्न कर देगा, और -1 कभी रिटर्न करेगा और कभी 1 रिटर्न करेगा, तो वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ग्राफ जो है ऐसा बनेगा इस पैराबोले का। तो इसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट आप नेगेटिव कर दो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो a आपके पास -2 से 2 आ गया। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब अगला सवाल देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन सिग्नम ऑफ 15/1 + x² इज इक्वल टू 1+, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अच्छा, RHS देखो, RHS में ये लिखा है 1 + सम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, इसको मैं f बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसको 1 + f लिख सकता हूँ मैं। अब f क्या है? f 0 से 1 के बीच में है। अब 0 से 1 के बीच में अगर है तो 1 + f जो है वो हमेशा 1 से छोटा होगा, सॉरी 2 से छोटा होगा, है ना, और 1 से बड़ा होगा। तो इसका GIF क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया, है ना। तो इसको आप 1 लिख सकते हो सीधा सीधा। तो RHS को आप 1 लिख सकते हैं। अब LHS को देख लेते हैं। लिखा गया है सिग्नम ऑफ 15/x² + 1, ठीक है।
इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि सिग्नम के अंदर का जो आउटपुट है ना वो ज़रूर पॉजिटिव रहा होगा, मतलब जो ये चीज़ है ये पॉजिटिव रही होगी। अब तुम देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 0 से बड़ा, तो मैं कह सकता हूँ ना ये ऐसा रहा होगा x² + 1, ऐसा रहा होगा, है ना, क्योंकि देखो ये एक इंटीजर है, ये जो है एक इंटीजर है। अब कोई इंटीजर अगर 0 से बड़ा है तो उसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा उस इंटीजर का, 1 होगा ना। तो वही मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है या तो 1 रहा होगा या 1 से बड़ा रहा होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये चीज़ है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे नंबर लाइन मैंने बना लिया, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी जो है वो या तो 2 है या उससे बड़ा है। इसका क्या मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर टी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो तुम खुद सोच के बताओ टी कहाँ लाया करेगा, तो टी इस रीजन में लाया करेगा, है ना, क्योंकि इस रीजन में ये 2 भी वैल्यू अटेन कर रहा है, 3 भी, 4 भी। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि टी ऐसा रहा होगा। तो सिमिलरली आप इसको देखिए, अगर ये 1 से बड़ा है तो 15/x² + 1 ज़रूर इस इंटरवल में होगा, ठीक है। तो यहाँ से x आपके पास कितना आ गया, -√14 से √14 आ गया। अब इसमें आप देख लो कि कितने इंटीजर लाए कर रहे हैं, तो इस इंटरवल में -3 जो है वो लाए कर रहा है, -2 लाए कर रहा है, -1 लाए कर रहा है, 0 लाए कर रहा है, 1 2 3 ये सब लाए कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आपका 7 आ गया, 7 आपका आंसर है, ठीक है। तो नोट करो, फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इसको पहले करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस, ठीक है। f(x) क्या है, 1/√, ठीक है। तो इसमें अब क्या लगेगा, कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड इज, जो अंडर रूट के अंदर की चीज़ है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इक्वालिटी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, बॉक्स x, ठीक है, -3, ठीक है, और बॉक्स x + 2 शुड बी दिस थिंग, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि बॉक्स x इज़ लेस देन -2 और बॉक्स x इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब बॉक्स x अगर -2 से छोटा है तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, या तो -1 रहा होगा या उससे, सॉरी, -3, ठीक है, ये -3 या तो -3 रहा होगा, देखो -2 से छोटा है मतलब -3 रह सकता है, -4 रह सकता है, -5 रह सकता है। उसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, -3 रहेगा, ठीक है। तो -3 से कम कम वैल्यू ये ले सकता है। तुम देखो -3 कहीं यहाँ लाए किया, ठीक है, -2 कहीं यहाँ लाए किया, -1 -4 -5। तुम देखो बॉक्स x -3 या उससे छोटा है, तो खुद दिमाग लगाओ कि x कहाँ लाया कर रहा होगा, x 2 के बाद, 2 पे हॉलो आएगा, 2 के बाद कहीं भी लाया कर सकता है ना, 2 से पहले, सॉरी, है ना, क्योंकि 2 से पहले तुम देखो यहाँ पे जो जो x लोगे वहाँ पे वैल्यू -3 आएगा, यहाँ पे जो जो x लोगे वहाँ पे वैल्यू -4 आएगा। तो मैं यहाँ से सिंपली कह सकता हूँ ये चीज़, यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से आप ये कह सकते हो, यहाँ से क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 4 से इन्फिनिटी। तो अब आपको फाइनल आंसर चाहिए तो आप यूनियन ले लो, तो यूनियन आप लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो नोट करो,
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी है, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 1, है ना। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, और एक्स भी उसने दे रखा है -1 से 1, ठीक है। तो एफ एक्स ये है, तो इसको डिफाइन होने के लिए अंडर रूट के अंदर की चीज़ को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, या =0 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको अब फैक्टराइज करो, हो रहा है फैक्टराइज, इसका एक रूट क्या है 1/2 है, ठीक है, हो जाएगा। ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है, ठीक है, वो या तो ये रहा होगा और ये रहा होगा। अब ये चीज़ तो हो नहीं सकता, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कभी 1 के इक्वल नहीं होता, है ना, और उससे बड़ा तो खैर हो ही नहीं सकता, नहीं तो फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ी कहलाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के ये कंडीशन आई, ठीक है, और हमें इस इंटरवल में देखना -1 से 1 में। तो आप ग्राफ बना लो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना लो। ग्राफ कुछ ऐसा था, ये 1 -1 सॉरी +1 -1 तो यहाँ होगा, -1 यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे हॉलो, ठीक है। तो -1 से 1 में हमने ग्राफ इसका देख लिया, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड, ठीक है, -1 क्लोज है दोनों जगह। तो आपको ये यहाँ से देखते हुए 1 पे भी देखना पड़ेगा, 1 पे भी आपको ग्राफ देखना पड़ेगा, ठीक है, ये पॉइंट मिस आउट मत करना, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो हाफ से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक y = हाफ की लाइन बना देता हूँ, ये मान लो, ठीक है, y = हाफ का लाइन है ये, मान लो, ठीक है। तब उसने क्या बोला है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो हाफ से छोटा होना चाहिए। तो हाफ से छोटा क्या क्या होगा, ये सारे एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स कौन से है, ये है, ये है। तो आपको दिख रहा है ना, ये सारे एक्स एक्सेप्ट हो जाएंगे, ये सारे एक्स एक्सेप्ट हो जाएंगे, और साथ में ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो ना सीधा सीधा कि x कहाँ से कहाँ लाया करेगा, -1 से, ये पॉइंट क्या होगा -½ ठीक है, -1 से -½ यूनियन 0 से ½ यूनियन 1 भी इंक्लूड करना, है ना, क्योंकि क्लोज है 1 पे, ठीक है, ½ ठीक है। तो ये आपका आंसर है ना, ये जो है नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, डोमेन फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो पहले इसको देख लो, है ना, ये सबसे आसान है। mod x -2 > 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x मेरे पास क्या आ गया, -2 से 2 आ गया। अब जो भी डोमेन होगा इसी में होगा, क्योंकि इसके बाहर अगर कुछ x रख दिए तो ये फंक्शन जो है ये वायलेट हो जाएगा। तो एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अच्छा, 1/box x देखते हैं, क्योंकि वो भी है ना यहाँ पे 1/box x। तो box x 1/box x का क्या मतलब है कि ये चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये 0 कब कब है, 0 तब है ना जब, मतलब 0 ये तब है जब x जो है 0 से 1 के बीच में होगा। तो x की जो ये रेंज है इसको आप रिजेक्ट कर दो, क्योंकि इस रेंज के लिए box x 0 हो गया। तो पहली कंडीशन ये आ गई हमारे पास। दूसरी कंडीशन आप ये कह सकते हो r में से आप ये हटा दो, है ना, तो इस फंक्शन का भी खेल ख़त्म, ठीक है। अब लॉग वाला देखो, ठीक है,
लॉग के अंदर क्या है, लॉग के अंदर तुम देखो जो क्वाड्रेटिक लिखी है उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो लॉग के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो उस पर तो कोई कंडीशन हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेस पे आते हैं, बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा लॉग का बेस, और 1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस कंडीशन से हमारे पास क्या आया कि बॉक्स एक्स जो है वो लेस देन 1 हो, और ये तो हमेशा होता है ना, ये तो हमेशा होता है। बॉक्स एक्स सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो एक्स है वो तो हमेशा छोटा होता है 1 से, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया x बिलोंग टू आर, ठीक है। 1 भी नहीं होना चाहिए। अच्छा तुम देखो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है 1 कब हो जाएगा, जब x इंटीजर हो जाए तब, क्योंकि इंटीजर होने पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0, ठीक है। तो अगर ये 0 हो गया तो 1 माइनस 0 1 दे देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा तीसरी कंडीशन में, r में से आप इंटीजर हटा दो, तो ये भी हो गया, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये होना चाहिए, ठीक है। चौथा कंडीशन जो मैं कर रहा हूँ ऐसा होना चाहिए। अच्छा अब तुम देखो cos x का जो इनपुट है, मतलब cos x का जो रेंज है, साइन के अंदर जो इनपुट जा रहा है बेसिकली वो -1 से 1 के बीच में जा रहा है। तो साइन का अगर तुम ग्राफ देखो, ठीक है, और 1 आपको रेडियन में देखना है, ठीक है। तो 1 कहीं यहाँ होगा, 1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री, ठीक है। तो 60 से थोड़ा पहले, और -1 कहीं यहाँ रहा होगा। तो आप देखो अगर cos x -1, अगर cos x इस इंटरवल में लाया कर गया ना -1 से 0 में, तो -1 से 0 में अगर cos x लाया कर गया तो साइन में जो अंदर इनपुट जाएगा वो -1 से 0 इनपुट जाएगा, और -1 से 0 इनपुट अगर चला गया साइन में तो ये चीज़ तो नेगेटिव हो जाएगी ना, क्योंकि देखो नेगेटिव है ना। तो इससे क्या समझ आया, ये इंटरवल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब cos x को 0 और 1 के बीच में होना पड़ेगा, ठीक है। 0 पे इक्वलिटी नहीं आएगी, 1 पे आएगी, ठीक है। तो अब आपको इसके करस्पॉन्डिंग चीज़ें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, cos x का अब आप ग्राफ बना लो, है ना। cos x का हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये cos x का ग्राफ है। अच्छा ये 0 से 1 होना चाहिए। अच्छा 0 से 1, सबसे पहले तो तुम ये भी देख सकते हो कि इनको भी मार्क कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये कितना होता है, π/2 होता है, ये पाई, ये -π/2 और ये -π, ठीक है। अब तुम देखो डोमेन में तो तुम सबका इंटरसेक्शन ले रहे हो, ठीक है। तो तुम एक काम करो यहीं पे सबको मार्क कर लो, ठीक है। -2 कहीं यहाँ रहा होगा, 2 कहीं यहाँ रहा होगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, -2 से 2 सभी वैल्यूज़ लेनी है ना। तुम देखो cos x तुम्हें क्या चाहिए, 0 से 1 के बीच में चाहिए, -2 से 2 के ही बीच में। तो आपका ये सब एक्सेप्ट हो रहा है ना इस केस में। ये आपको अल्टीमेटली इसी इंटरवल में देखना है ना पूरी चीज़ें। तो cos x 0 से 1 के बीच में, -2 से 2 इस इंटरवल में है ना। तो ये सारे x एक्सेप्ट हो जाएंगे, है ना। और ये सब जो है -2 से -π/2 के बीच में जो है ये सब क्या है, रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे हॉलो आएगा, -π/2 π/2 पे हॉलो आएगा, हमें 0 नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा आपको इंटीजर भी हटाने थे, ठीक है। इंटीजर हटाने थे आपको यहाँ से, तो इसके बीच में जो जो इंटीजर होंगे, यहाँ से लिखा है ना इंटीजर हटाना है, तो यहाँ पे जो जो इंटीजर होंगे वो आपको हटाने पड़ेंगे।
और 0 से 1 इंटरवल भी हटाना है, ठीक है। तो इसको 1 मिनट के लिए मैं, ठीक है, मिटा देता हूँ, ठीक है। तो R में से 0 से 1, 1 कहाँ लाया कर रहा होगा, 1 कहीं यहाँ लाया कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं लेनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो तुम देखो, तुम इतना पोर्शन ले सकते हो, ठीक है। 0 से 1 आपको नहीं लेना है, ठीक है। 1 से फिर π/2 आप ले सकते हो। तब डोमेन क्या हो गया बेसिकली, फिर डोमेन आपका ये आ गया ना, x क्या क्या आप ले सकते हो, -π/2 से 0, ठीक है, यूनियन, ठीक है, 1 से π/2 है ना, 1 से π/2, ठीक है। इसमें से आप -1 घटा दो, -1 लाए कर रहा है ना ये इस इंटरवल में, तो इसमें से आप -1 घटा दीजिए, क्योंकि इंटीजर हमें नहीं लेना है, तो आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अच्छा, तो एक प्रॉब्लम मिस हो गया था ऊपर, ठीक है, तो इसको अभी देख लेते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) अपने को दे रखा है √(-) (2) इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। इसका डोमेन बताना है, ठीक है। जैसे ये एक तरह से कुछ ऐसा दे रखा है (-) वेयर t इज़ दिस होल थिंग, है ना। तो अब देखो mod t तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगा है, तो ये चीज़ हमेशा नेगेटिव होगी। तो ये कब कब ये चीज़, ये फंक्शन डिफाइन होगा, जब ये चीज़ 0 हो जाए, क्योंकि इसके अलावा अगर ये कोई भी चीज़ हुआ ना, पॉजिटिव ही होगा ऑफ कोर्स, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो एक ही चीज़ है कि आपको इसको 0 बनाना पड़ेगा, तो आप इसको 0 बना दो, तो ये हमने 0 बना दिया, ठीक है। अब ऐसे सवाल करने का जिसमें आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और x जो कि रियल नंबर है वो देखने को मिले, तो इसका फिक्स मेथड है, ठीक है। आप क्या करो, बॉक्स x को आप i बोल दो, इंटीग्रल पार्ट, इसको f बोल दो, x क्या हो जाएगा i + f। अब आप इस इक्वेशन में i f सब सब्सटीट्यूट कर दो, तो 2i - i - f = 0 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया f जो है i/2 आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज ये होता है ना, तो आपको वही चीज़ यहाँ पे पुट करनी है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको i और f सब्सटीट्यूट करो, f का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ i, और फिर इस पर कंडीशन लगा दो कि जो i/2 है ये 0 से 1 के बीच में होगा। तो यहाँ से आपके पास i आ गया ये, तब i एक इंटीजर है क्योंकि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो एक तरह से ये लिखा है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है या तो 0 हो सकता है, पहला केस, दूसरा केस कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 हो सकता है ना। इसके बीच में तो 2 ही इंटीजर है ना इस इंटरवल में, 0 और 1, तो उनको हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, केस 1 में अगर देखो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 हो गया तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इसमें एक तरह से ये लिखा है ना, है ना। तो अगर GIF ऑफ x = 0 देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी 0, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट भी आपके पास 0 आ गया, तो x आपके पास क्या आ गया, 0, i + f, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये GIF 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ आ जाएगा, है ना। इसमें पुट करो यहाँ पे 1, तो x आपके पास क्या आ गया, 3/2 आ गया। तो x की हमें क्या क्या वैल्यू मिल गई, 0 और 3/2, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू 0 या 3/2, ठीक है। इतना
इसको नोट कर लो। अब इन पे आ जाते हैं। ठीक है, एक्स फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो पहला लॉग में ये दे रखा है ना, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ये चीज़ कह सकता हूँ मैं। अच्छा, अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसका रूट क्या क्या आ रहा है, तो इरेशनल रूट आएंगे इसके, तो इसके रूट निकाल लो। ठीक है, -b 9 4 36 44 2 11, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस टाइम्स ऑफ इसका रूट होगा 3। ठीक है, प्लस -4 ऐसी ना, हाँ ठीक है, 11/2। ठीक है, ये चीज़ या ये चीज़। ठीक है, रूट एक बार मैं देख लेता हूँ, रूट 3 + -9 + 36। ठीक है, तो 45 आ गया है ना, तो गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे √5 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे भी √5 होगा, यहाँ 3। ठीक है, ठीक कर लेना उसको। तो ये चीज़ होना चाहिए > = 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया कि x जो है वो या तो लेस हो इससे और ग्रेटर हो इससे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कंडीशन आया, तो अब यहाँ से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा, 3/2 1 - √5। ठीक है, तो 1.5 इंटू √5 कितना होता है, 2.2 कितना होता है, 4.84 होता है 2.2 का स्क्वायर, तो 2.22 मान लेते हैं, तो 1.22 हो जाएगा। तो 1.22 जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 1.83 आएगा। ठीक है, तो एक तरह से लिखा है -1.83 और ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू ये क्या है 1 + 2.22 3.22। ठीक है, तो 1.61 है ना, तो 4.83 के आसपास आएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि बॉक्स x क्या हो सकता है, 2 या 2 से छोटा, और बॉक्स x क्या हो सकता है, 5 या 5 से बड़ा। ठीक है, बॉक्स x एक इंटीजर है ना, ये इंटीजर जो है 4.83 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब 4.83 तो एक इंटीजर है नहीं, तो इससे बड़ा ही होना पड़ेगा, तो ये 5 रहा होगा या उससे ज़्यादा। इसमें तुम ऐसे समझ सकते हैं, सॉरी, तो -2 आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें अब तुम देखो -2 का यहाँ होगा, -1 यहाँ होगा, 0 यहाँ होगा, -3 यहाँ होगा। बॉक्स x जो है वो -2 होना चाहिए या उससे छोटा, तो बॉक्स x यहाँ लाया करेगा, है ना। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि x जो है -∞ से -1 के बीच में हो, और x जो है 5 से ∞ में हो। ठीक है, और अगर आपको फाइनल डोमेन चाहिए तो आप यूनियन ले लीजिए, तो यूनियन कितना आ जाएगा, डोमेन अगर आप निकालो तो x बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन 5 से ∞। ठीक है, ये डोमेन हमने, डोमेन कह रहा हूँ क्या कर दिया है, डोमेन नहीं x है ये। ठीक है, x निकाला हमने। ठीक है, सॉल्व फॉर x लिखा था ना, तो x। अच्छा, अब मान लो हमने ये x निकाल लिया कुछ। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इनमें जो जो x रखोगे ना, इनमें से उठा के x फाइनली आपके पास ये आएगा -∞ से -1 यूनियन 5 से ∞। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इसमें से x उठा के इसमें रखो तो हो सकता है लॉग अनडिफाइंड हो जाए।
तो आपको इसका भी ख्याल रखना है कि लॉग के अंदर की चीज़ पॉजिटिव हो, तो इसको आप पॉजिटिव बनाओ। अब देखो हमने तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 के लिए सॉल्व किया, तो ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा होगा, तो उसका भी हमने ध्यान रख लिया है, ठीक है। हालांकि तुमको ये चेक ज़रूर करना है कि क्या कुछ x के लिए ऐसा तो नहीं हो रहा कि लॉग अनडिफाइंड हो जाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका पहले का आंसर है, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल दे रखा है कि लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, अंदर में है लॉग, बेस में है 2, ये है बॉक्स x माइनस 1 अपॉन 2 बॉक्स x प्लस 3, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब तुम देखो जो फ्रैक्शनल पार्ट x जो होता है वो इस रेंज में होता है 0 से 1 के बीच में, तो अगर मैं इसको वहाँ ले जाऊँ तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो मैं इसको ऐसा देख सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, ऐसा देख सकता हूँ। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं इस कंक्लूजन पे आ जाऊँगा, ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 3 बॉक्स x, ठीक है, और ये प्लस 7 अपॉन 2 बॉक्स x प्लस 3 जो है ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि बॉक्स x जो है वो -7/3 से तो बड़ा हो लेकिन -3/2 से छोटा हो, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि ये -1.5 अरे -2.33 इसके बीच में हो, ठीक है। तो कोई इंटीजर है, ठीक है, -2.33 है और ये -1.5 है, बीच में -2 होगा, ठीक है। ये एक इंटीजर है जो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इंटीजर कौन सा होगा -2 होगा, ये इंटीजर है ना, तो हमें ऐसा इंटीजर खोजना है जो इनके बीच में हो, तो -2 होगा। इसका क्या मतलब है कि बॉक्स x आपके पास -2 आ गया। बॉक्स x -2 किस इंटरवल में होता है, इस इंटरवल में होता है -2 से -1 के बीच में, है ना, लेकिन ये आंसर नहीं है, ठीक है। आंसर होगा ये ओपन आ जाएगा। ओपन क्यों आएगा, आपको इंटीजर हटाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इंटीजर हो गया ना तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, और 0 हो गया तो लॉग में बेस में 0 चले जाएगा, तो वो तो एब्सर्ड सिचुएशन है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। अच्छा, आपको डोमेन का भी फ़र्क ध्यान रखना है कि हो सकता है आपने कुछ ऐसे एक्स खोज लिए जिसको आप अगर रखो तो कोई लॉग अगर अनडिफाइंड हो गया तो इसको हटाने के लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। बाहर वाला लॉग के लिए अंदर वाला जो है आर्ग्यूमेंट वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये तो हमने ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर ही लिया है, तो वो चीज़ का ध्यान हमने रख लिया पहले। अच्छा, अब अंदर वाला लॉग भी तो डिफाइन करना है, उसके लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो इसको पॉजिटिव करते हैं। तो हमने देखा कि हमने तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व किया ही है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो डोमेन का कहीं पे भी लफड़ा नहीं हुआ, तो आपका फाइनल आंसर यही रहेगा, ठीक है, x बिलोंग टू -2 से 1, ठीक है, इसको नोट कर लो। तीसरे सवाल पे आते हैं अब। 2 - x ऐसा दे रखा है ना, +2 मॉड x मॉड कह रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 + -x लिख सकता हूँ, है ना, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2x + -1 लिख सकता हूँ, है ना। तुम देखो इसको तुम क्या कह सकते हो, इसको तुम कह सकते हो ना कि 2 हाँ ऐसा लिख सकते हो, मैंने बताया था ना x + a जो होता है वो ये होता है, गिवन दैट जो ये है a एक इंटीजर हो, तो इस केस में 2 इंटीजर है, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसा +2 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मॉड वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस
-1 ये लिख सकता हूँ, है ना। तो 2 + -x + 2 -2, तो ये कट गया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये ऐसा होना चाहिए। अब मैंने तुम्हें बता रखा था, ठीक है, कि ये जो होता है ये 0 होता है अगर x इंटीजर हो, और -1 होता है अगर x नॉन इंटीजर हो। तो हम केस 1 ले लेते हैं, x अगर इंटीजर हो तो इतना पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बॉक्स x > 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x बिलोंग टू 0 1 2 3 सारे इंटीजर्स। आप मान के चल रहे हो कि इंटीजर है, और बॉक्स x अगर 0 से बड़ा है तो सारे इंटीजर आप ले लो। अब केस 2, x इंटीजर नहीं है, x इंटीजर नहीं है तो ये अपना इतना पार्ट क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना, -1 + बॉक्स x, ऐसा है। तो बॉक्स x आपके पास क्या आ गया, बॉक्स x आपके पास ये आ गया। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, x बिलोंग टू 1 से इन्फिनिटी, लेकिन सारे इंटीजर आप हटा दो क्योंकि इंटीजर नहीं है x इस केस में, 1 पे इसलिए मैंने वो ओपन लगाया है, ठीक है। अच्छा, अब आप जब इसका, ये आपने दोनों केस डिस्कस कर लिया, अब आपको फाइनल x चाहिए तो आप दोनों का यूनियन ले लो। यूनियन लोगे तो फाइनली आपके पास x क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनिटी यूनियन ये 0। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट सवाल लेंगे। तो अगले सवाल पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ s, ठीक है। तो मैं इसको पहले सिग्मा फॉर्म में दिया, इसको मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। तो ये लिखा है 1/4 + 1/100, ठीक है। इसका बॉक्स फंक्शन +1/4 + 2/200, ठीक है। यहाँ पे 200 आएगा, ठीक है। अच्छा है, कहाँ तक जा रहा है, 199 तक जा रहा है। तो ये आप लिख सकते हो 1/4 + 199/100, ठीक है। अब तुम देखो ये बहुत छोटा क्वांटिटी है ना, इसका आउटपुट 0 होगा, इसका भी 0 होगा, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि कब कितने टर्म तक ये चीज़ 0 देता रहेगा। तो वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं जो जनरल टर्म है ना 1/4 + r/200, इसको मैं क्या करता हूँ, <1 के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो r की कुछ रेंज आ जाएगी, है ना। तो r का रेंज इससे आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टर्म्स तक जो ये चीज़ है बॉक्स फंक्शन वो 0 दे रहा है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, r < 150 आ जाएगा, है ना। मतलब r से पहले, r 150 टर्म से पहले जितनी टर्म्स है ना 149 टर्म्स, उसके लिए ये बॉक्स फंक्शन जो है वो <1 होगा, और <1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ अब, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, r 0 से 149, ठीक है, 1/4 + r/200, ठीक है। अच्छा, अब कुछ टर्म्स होगी जिसके लिए जो बॉक्स फंक्शन है वो 1 रिटर्न करेगा। 1 रिटर्न कब करेगा, जब ये जो जनरल टर्म है ये 2 से तो कम हो लेकिन 1 से ज़्यादा हो या इक्वल टू 1 हो। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 200 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये 200, ठीक है, 50 + r ये 400, ठीक है। तो r 350 और ये 150, ठीक है। तो इन टर्म्स के लिए जब जब r 150 से 350 के बीच में होगा तब तक बॉक्स फंक्शन जो है ये 1 रिटर्न करेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, r 150 से 199 तक गया, ठीक है, 1/4 + r/200, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, अब देखो
ये चीज़ तो ज़ीरो है, ये चीज़ क्या है, r इज इक्वल टू 150 से 199, 1 है ना ये, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 50 आ गया, है ना, क्योंकि 50 टर्म्स आएंगी इसमें, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट करो इसको। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ऐसा में क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स का बॉक्स, 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का टर्म प्लस 3 प्लस साइन एक्स बाय 3 का, ऐसा जाता जा रहा है, कहाँ तक, 100 तक जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस s को ऐसे लिख देता हूँ, मैं इसमें से 1 निकाल लेता हूँ, 2 निकाल लेता हूँ, 3 निकाल लेता हूँ, तो मैं इसको ऐसा लिख करता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, से जाता जा रहा है 100 तक, प्लस बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ साइन एक्स बाय 2, ऐसा है, कहाँ तक जा रहा है, साइन एक्स बाय 100 का जो बॉक्स है वहाँ तक। ठीक है, तो मैं s को क्या लिख सकता हूँ, इसका वैल्यू क्या होता है, 50-50 होता है ना। अब तुम देखो x अगर 0 से पाई के बीच में है तो इसका रेंज, मतलब इसमें इनपुट कितना जा रहा है, इसमें जो x है, x, ये जो x है, ये इनपुट में कितना जा रहा है, इतना जा रहा है ना, सॉरी 0 से पाई जा रहा है। इसमें जो x बाय 2 है ये कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से पाई बाय 2 वेरी करेगा, और इसके आगे की जो टर्म है साइन x बाय 3 जो है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर साइन x बाय 3, ठीक है, प्लस साइन x बाय 4, ये जो आगे आगे जाएंगे, तो इसमें इनपुट देखो 0 से पाई बाय 3 जा रहा है और इसमें 0 से पाई बाय 4 जा रहा है इनपुट। अब तुम देखो 0 से पाई बाय 3 अगर एंगल हुआ तो साइन ऑफ दिस थिंग विल बी लेस देन 1, तो इसका क्या मतलब है, ये बॉक्स 0 हो जाएगा, सिमिलरली ये बॉक्स भी 0 हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या समझ आया कि इन दोनों टर्म के बाद जितने भी बॉक्स हैं वो सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ सिंपली, इतना ही, है ना। अच्छा, अब देखो साइन x जो है, जब देखो जब एंगल 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगा, देखो हमें अब वो इंटरवल लेना है जहाँ पे जो बॉक्स फंक्शन है ना वो अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो मैंने केस 1 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं केस 1, जब x जो है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में हो, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में अगर एंगल होगा तो साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 0। तो इस केस में s का वैल्यू कितना आ गया, s का वैल्यू कितना आ गया, 5050 प्लस 0, जो कि 5050 ही होता है। ठीक है, तो मैं s को ये लिख सकता हूँ, अगर x इसमें हो 0 से पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, अब हम केस 2 ले लेते हैं। केस 2 क्या कहता है कि जब x जो है वो कितना हो जाए, पाई बाय 2 से पाई हो जाए। ठीक है, तो पाई बाय 2 से पाई होगा अगर, ठीक है, तो पाई बाय 2 पे एक काम करो, ओपन नहीं ले लो, पाई बाय 2 से जब पाई रहेगा तो उस केस में जो है ये चीज़ 0 आ जाएगी, है ना, क्योंकि साइन का ग्राफ देखो ये पाई बाय 2 है और ये पाई है, तो पाई बाय 2 लेना नहीं है, उसके नीचे की वैल्यू लेनी है, तो उस केस में तो लेस देन 1 आएगा ना, तो ये चीज़ 0 आ जाएगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये भी 0 होगा और साइन x बाय 2 का बॉक्स भी आपका 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप यूनियन करके लिख लो, π/2 से पाए, ठीक है। अब 2 एंगल बच गए इंटरवल में, है ना। केस 3 जब x π/2 होगा तो sin π/2 कितना हो जाएगा 1, तो s की वैल्यू आपकी 5051 आ जाएगी और ये sin π/4 बन जाएगा, ठीक है। अब केस 4 जब x क्या हो, x पाए हो, x पाए होगा तो ये 0 हो जाएगा लेकिन ये 1 हो जाएगा ये, तो उस केस में भी आपका आंसर 5051 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा मैंने यही इंटरवल क्यों लिया, मैंने सीधा 0 से पाए क्यों नहीं लिया? देखो 0 से पाए मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको अगेन वही इंटरवल लेने हैं जिसमें ये दोनों बॉक्स फंक्शन जो है वो अपनी डेफिनीशन चेंज ना करें, ठीक है, जैसा मॉड में हमने किया था वही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नोट करो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। फाइंड x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आप देखो ये दे रखा है ना आपको, प्लस 10x इज इक्वल टू 2, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अच्छा अब देखो तुम कि ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, तो 10x को भी इंटीजर होना पड़ेगा ना। LHS में देखो इंटीजर वैल्यू है और RHS में भी इंटीजर फिर हमें चाहिए रहेगा क्योंकि इक्वल टू साइन है ना। तो अगर ये इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो RHS का भी इंटीजर आएगा जब 10x भी इंटीजर होगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि 10x मस्ट बी इंटीजर, इसका मतलब 10³ x भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इसका मतलब बॉक्स 10³ x को मैं सिंपली 10³ x लिख सकता हूँ। तो ये सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसका एक रूट 1 है, दूसरा रूट इसका कुछ आएगा नहीं क्योंकि ये थ्रू आउट क्यूबिक जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। खैर मैं फैक्टराइज करके भी दिखा देता हूँ कि इसका जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसका रूट नहीं आएगा, ठीक है। 10 बन गया और ये प्लस 2 10x ऐसा फैक्टराइज हो जाएगा, है ना, -10 प्लस, ठीक है। तो अब तुम देखो यहाँ से आपके पास 10x का वैल्यू 1 आ गया, 1 आ गया आपके पास, और यहाँ से कोई वैल्यू आएगा नहीं, तो x आपका क्या हो गया π/4 और 5π/4, ठीक है। तो 0 से 2π में देखना था तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, नोट करो, फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k जो है 1 से 100 के बीच में, फॉर विच द इक्वेशन हैज़ सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन दैट दिस डिनोट्स GIF, ठीक है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो k क्या है, 1 से 100 के बीच में है, ठीक है, और k जो है इंटीजर है, ठीक है, ये ध्यान रहे k इंटीजर है, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। अब देखो ये ऊपर वाले जैसी इक्वेशन है, ठीक है, देखो, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ x³ इज इक्वल टू k - x। अब देखो ये एक इंटीजर है, k को एक इंटीजर होना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल वैल्यू पूछा है, और इससे हमें क्या समझ आया कि x भी एक इंटीजर होगा। तो मैं बॉक्स ऑफ x³ को सीधा मैं x³ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास k का वैल्यू क्या है, x³ + x, ठीक है। अब देखो, अब जो k है ना, जो k है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो k अगर इंटीजर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग x भी एक इंटीजर आएगा, है ना। अच्छा मैं तुमसे बोलूँ कि k इज इक्वल टू 1 पे कोई सॉल्यूशन आएगा क्या? नहीं आएगा। k इज इक्वल टू 2 पे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि ऐसे कोई इंटीग्रल x एग्जिस्ट नहीं करेंगे। देखो x को अगर k को तुमको इंटीजर बनाना है तो x को भी इंटीजर होना पड़ेगा, है ना। तो तुम एक काम करो ना, x का डिफरेंट वैल्यू जो है
जो भी इंटीग्रल वैल्यू है वो, जो इंटीग्रल वैल्यू है वो इसमें पुट करके देखते रहो और आपको के का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, है ना। आपको क्या के इंटीजर चाहिए ना, तो के इंटीजर कब होगा, जब एक्स भी इंटीजर होगा। तो आप एक्स की अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाइए, इसमें आपको के इंटीजर मिलता जाएगा। तो मैं सबसे पहले x इज इक्वल टू -1 पुट कर देता हूँ। -1 पुट करूँगा तो k मेरे पास 0 आएगा। क्या k इज इक्वल टू 0 इस इंटरवल में है? नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया। आप x को 1 पुट करो तो k आपके पास 2 आ जाएगा, इंटीजर है। x आप 2 पुट करो, ठीक है, तो k आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। x आप 3 पुट करो तो k आपके पास 30 आ जाएगा। ऐसा आपको कब तक करना है, कब तक करना है ये, जब तक जो k का वैल्यू है वो 100 एक्सीड ना कर जाए। ऐसा आप x को 4 पुट करोगे, ठीक है, तो आपके पास k 68 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप x को 5 पुट करोगे ना तो आपके पास k 130 आ जाएगा। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये 100 से बाहर चला गया। तो जो x आप पुट कर सकते हो ना वो 1 2 3 4 ही कर सकते हो। तो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ k का सम क्या होगा, आप x को 1 से लेकर 4 तक पुट करते रहो इसमें। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 1 से 4 एक्स क्यूब प्लस अब क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला ये होता है ना, इसका स्क्वायर प्लस 1 से 4 के बीच का मतलब सब इंटीजर का सम ये होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 5 और ये 2 10 100 100 और 10 110 आ गया आपके पास। तो 110 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ठीक है, 2 sin ऑफ 3x का बॉक्स फंक्शन इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो 0 से 1 के बीच में लाया करता है। अब देखो ये एक इंटीजर है तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। तो ये अगर इंटीजर है तो ये तो सिर्फ एक ही इंटीजर हो सकता है 0 के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ ये चीज़ कि ये चीज़ 0 के बराबर होगी। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0 के बराबर हो गया इसका क्या मतलब है कि x एक इंटीजर है, ठीक है। तो अब आप कर लो इसको सॉल्व, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि 2 sin 3x जो होना चाहिए वो 1 से तो कम होना चाहिए लेकिन 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से अपने पास sin 3x का वैल्यू आ गया 1/2 से 0 के बीच में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, साइन का कर्व बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, साइन का अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये 0 से चालू हो रहा है, ये गया अपना पाई तक, ये गया 2 पाई तक, ये अपना गया 3 पाई तक, ठीक है। मैंने 3 पाई तक क्यों बनाया है, ठीक है, वो पता चल जाएगा क्यों, ठीक है। तो अब आप देखो, अब आपको क्या चाहिए, आपको हाफ से कम चाहिए साइन 3x, तो आप हाफ का लाइन एक बना लो। ये मैंने मान लिया y इज इक्वल टू हाफ है और ये है y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। साइन x है, साइन 3x नहीं है। ये वैल्यू आपका पाई हो गया, ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये वैल्यू पाई हो गया, ये वैल्यू 2 पाई हो गया, ये वैल्यू 3 पाई हो गया, ठीक है, इतना। अच्छा, ये वैल्यू 0 हो गया। अब तुम देखो तुम्हें हाफ से कम चाहिए तो तुम कौन कौन से एंगल ले सकते हो। यहाँ पे देखो ये एंगल क्या है, ये एंगल π/6 है। ये एंगल कौन सा है, ये एंगल 5π/6 है, ठीक है। ये एंगल कौन सा है, 2π + π/6 मतलब 13π/6 है ना, 2π + π/6 किया है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17π/6, है ना, 17π/6 ही हो जाएगा ना। 3π -
π/6, ठीक है। तो आप ये सारे एंगल ले सकते हो, ये जो है ये यहाँ से ये सारे एंगल, ठीक है। तो आप 3x को क्या क्या ले सकते हो, आप 3x को क्या क्या ले सकते हो, आप 3x को ले सकते हो 0 से π/6, π/6 पे ओपन आएगा, यूनियन 5π/6 है पाई, सही है ये। यूनियन ये सारे एंगल ले लो, 2π से 13π/6, यूनियन 17, ठीक है, ये 17π/6 है 3π, ये आपका 3x का रेंज आ गया। अब मैंने 3π तक के लिए इसलिए ग्राफ बनाया था क्योंकि 3π तक के लिए अगर बनाओगे ना तो वो 3x का वैल्यू देगा, और 3 जब 3π से डिवाइड होगा, मतलब 3π जब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पाई में आ जाएगा। तो आप बेसिकली आपने सारे x फाइंड कर लिए 0 से पाई के बीच में, उसने 0 से पाई के बीच में ही बोला था, 0 से π/18 यूनियन 5π/18 से π/3, ठीक है, यूनियन 2π/3 से 13π/18, यूनियन 17π/18 से पाई। यहाँ पे ओपन आएगा, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि इसमें इंटीजर कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, है ना। एक्स मैंने बताया ना इंटीजर होना चाहिए, तो तुम देखो यहाँ से कोई इंटीजर नहीं आया, ठीक है। 5π/18 कितना होता है, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है ऑब्वियसली। तो π/3 क्या होता है, 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, x1 आप उठा लो यहाँ से, ठीक है। अब देखो 2π/3 कितना होता है, पाई को अगर मैं 3.14 लूँ तो 6.28/3, 2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, ठीक है। और ये आपका क्या होगा 13π/18, 13π/18 कितना होता है, अगर मैं पाई को 3 ले लूँ तो 39/18, 2 पॉइंट समथिंग आएगा वो भी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कोई इंटीजर नहीं आया अगेन। यहाँ से अब देख लो क्या इंटीजर आ रहा है, ठीक है। 17π/18 कितना होता है, अगर मैं पाई को 3 ले लूँ तो 51/18, ठीक है। तो 51/18 कितना हो जाएगा 23, है ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 2.9 समथिंग आएगा, ठीक है। 3 नहीं आएगा, हाँ 3 नहीं आएगा। और पाई क्या होता है 3 से थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ से आपके पास 3 आ गया। तो आपके पास दो ही इंटीजर्स है, x = 1 और x = 3। तो ये आपका आंसर है, x = 1 और x = 3, ठीक है। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = कॉस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फॉर ऑल x इन 0 से 2π, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ, है ना, ये लिख सकता हूँ इसको। और हमें किस में देखना है, x जो है 0 से 2π के बीच में देखना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, tan ऑफ समथिंग इज 1, इसका क्या मतलब है कि x आपका क्या है, अंदर का जो एंगल है वो आपका π/4 रहा होगा। अब कोई बोलेगा π/4 + π भी तो हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे भी tan जो है 45 पे कितना देता है, 1 देता है, और यहाँ पे भी तो 1 देता है। तो वो क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप पाई + π/4 अगर ले लिया ना तो ये चीज़ 1 से बड़ी हो जाएगी, और फ्रैक्शनल पार्ट कभी 1 से बड़ा नहीं होता, है ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो आपका π/4 ही रहा होगा, ठीक है। और आपको किस में देखना है, 0 से 2π में। तो अब आप एक काम करो, ग्राफ खींच लो फ्रैक्शनल पार्ट का, कहाँ से, 0 से 2π में, ठीक है। तो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है।
कहीं 2 पाई होगा, ठीक है, और ग्राफ उसके बाद यहाँ से चालू होगा 7 से, ठीक है। तो आपको तो 0 से 2 पाई में ही देखना है, और फ्रैक्शनल पार्ट π/4 होना चाहिए। तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये है π/4 का लाइन, y = π/4 का। तो आपको कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिले? एक इंटरसेक्शन, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल कितने सॉल्यूशन आपके पास हो गए? कुल 6 सॉल्यूशंस आर देयर, है ना। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। समझ आया ना मैंने क्या किया? मैंने 10 फ्रैक्शनल पार्ट x को 1 किया, फिर फ्रैक्शनल पार्ट मैंने π/4 लिखा। π/4 इसलिए लिखा क्योंकि इसके अलावा कुछ एंगल लूँगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो π/4 होना चाहिए, और हमें 0 से 2 पाई में देखना है। तो मैंने ग्राफ खींच दिया 0 से 2 पाई में फ्रैक्शनल पार्ट का, और मैंने देख लिया कि किन किन x के लिए फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू π/4 है। तो यहाँ पे एक x मिला, ये एक x मिला, ये एक x मिला, ठीक है। ऐसे मुझे 6 x मिले, तो इसके 6 सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और सवाल करेंगे इस पर, ठीक है।